नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के आधुनिक काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तर के सत्र चल रहे हैं और आज का सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इतने सारे पड़ावों को पार करते हुए उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां से नई कविता की बात शुरू होती है और नई कविता जो अपनी पूर्ववर्ती सभी काव्यधाराओं से अलग तेवर में हमारे सामने आती है। और यूं तो हर कविता अपनी पूर्ववर्ती कविता की अपेक्षा एक अलग नया तेवर लेकर आती है, लेकिन नई कविता के मिजाज बिल्कुल भिन्न है। हालांकि वो प्रयोगवाद की कोख से जन्मी है, ऐसा विद्वानों का मत है, यानी प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है नई कविता, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी समानताएं हैं दोनों के बीच, लेकिन प्रयोगवाद अपने अवसान के समय में, अपने अवसान काल में जिस वैयक्तिकता, जिस घोर अहमनिष्ठता को प्राप्त हो गया, उसका शिकार हो गया, उन सब को अलग हटाती हुई नई कविता एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ हमारे सामने आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न, नई कविता का जन्म कब से माना गया है? ए 1955 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1960 ईस्वी या डी 1965 ईस्वी? तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1951 ईस्वी से नई कविता की शुरुआत, उसका जन्म, उसका उदय माना गया है। सर्वमान्य मत यही है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। अगेन है, विस्तार सप्तक के प्रकाशन से 7 कवियों को लेकर प्रयोगवाद को जन्म दिया था 1943 में। उसी की अगली कड़ी के रूप में 1951 में उन्होंने दूसरा सप्तक प्रकाशित किया और उस दूसरे सप्तक से ही नई कविता का जन्म, नई कविता का उदय माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके विषय में, उदय काल के विषय में कुछ अलग अलग मत भी हैं जिनको आप लोगों को जान लेना चाहिए। ये सर्वमान्य मत है, लेकिन हिंदी साहित्य कोश में लक्ष्मीकांत वर्मा का जो लेख है उसमें वे नई कविता की शुरुआत 1953 से मानते हैं। 1953 में कब? जब नए पत्ते पत्रिका का प्रकाशन हुआ। नए पत्ते पत्रिका का जो प्रकाशन है उस पर आगे भी हमने बहुत सारे प्रश्न हैं, वहीं पर उसको स्पष्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य कोश के अनुसार, यानी लक्ष्मीकांत वर्मा का लेख है वो हिंदी साहित्य कोश में, उनके अनुसार 1953 में नए पत्ते से इसकी शुरुआत मानी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ एक विद्वान ऐसे हैं जो 1954 से इसकी शुरुआत मानते हैं। 1954 से इसकी शुरुआत मानने का उनका क्या मंतव्य है कि इस वर्ष नई कविता नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, शुरू हुआ, इसलिए 1954 से मानते हैं। लेकिन सर्वमान्य मत यही है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है और ये 2 नए बिंदु भी ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति थी, यानी विशेषताओं के विषय में पूछा जा रहा है। ए जीवन के प्रति आस्था, बी वर्तमान के प्रति असंतोष, सी क्षणबोध, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, ये तीनों विशेषताएं नई कविता में दिखाई देती हैं। जीवन के प्रति आस्था है नए कवियों में आस्था का स्वर बहुत प्रबल रूप में है, जहां प्रयोगवाद में निराशा का स्वर अंत में आकर के थोड़ा सा सुनाई देने लगता है, यहां पर जीवन के प्रति एक आस्था लेकर के कवि सामने आता है। वर्तमान की जो परिवेश जनित जो स्थितियां हैं, सामाजिक, राजनीतिक वगैरह वगैरह, उन सब के प्रति असंतोष इस कविता में अभिव्यक्त होता है और प्रत्येक क्षण की अनुभूति को महत्व दिया गया है नई कविता में। यानी ये तीनों विशेषताएं नई कविता की प्रमुख विशेषताओं में से हैं। तो इसका विकल्प हुआ, उत्तर हुआ सही, आंसर डी। अगला प्रश्न, नए पत्ते पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकत्व में प्रारंभ हुआ? अभी मैंने नए पत्ते की बात की आपसे। देखिए दोस्तों, एक और बात ध्यान में रखनी है कि नए पत्ते नाम से
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक कविता संग्रह भी है। तो आप नए पत्ते पर अगर कोई प्रश्न आए तो पत्रिका है या काव्य संग्रह, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नए पत्ते पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकत्व में प्रारंभ हुआ? अभी हमने पढ़ा है कि नए पत्ते पत्रिका 1953 में प्रकाशित होनी शुरू हुई और इसका प्रकाशन का स्थान था इलाहाबाद। और इसके संपादक कौन थे? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामस्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा इसके संपादक थे। और रामस्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा, मैंने अभी हिंदी साहित्य कोश की बात की दोस्तों, उसमें लक्ष्मीकांत वर्मा का लेख है जहां नए पत्ते के प्रकाशन के साथ उन्होंने नई कविता की शुरुआत मानी है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष विकल्प अज्ञेय और मुक्तिबोध, अज्ञेय और प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और शमशेर बहादुर सिंह, ये असंगत विकल्प हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चलें। सन 1954 में नई कविता नामक पत्रिका का प्रारंभ किसके संपादकत्व में हुआ? दोस्तों, जब हम नई कविता की बात करते हैं तो हमें दो बातें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात नए पत्ते पत्रिका के विषय में जो हमने चर्चा कर ली, दूसरी बात नई कविता पत्रिका के विषय में जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। नई कविता जो पत्रिका थी दोस्तों, वो भी इलाहाबाद से शुरू हुई थी और 1954 में इसका की शुरुआत हुई थी। पहले इन विकल्पों को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी। तो ए विकल्प है अज्ञेय, बी है मुक्तिबोध, सी है जगदीश गुप्त, डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों, हम अक्सर अज्ञेय को नई कविता के साथ जोड़ते हैं, तो हम बिल्कुल यहां भ्रमित नहीं होंगे कि नई कविता पत्रिका का नाम है तो अज्ञेय ही उसके संपादक होंगे। नहीं, सी जगदीश गुप्त इसका सही विकल्प है। जगदीश गुप्त इसके संपादक मंडल में थे। शुरुआत में जो संपादक थे वो दो व्यक्ति थे, जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब एक और बात ध्यान में रखने की है कि नए पत्ते के संपादक मंडल में भी रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। किसके साथ थे? लक्ष्मीकांत वर्मा के साथ थे। और नई कविता पत्रिका से भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो किसके साथ हैं? जगदीश गुप्त के साथ हैं। पहली बात तो ये हुई। और इसके बारे में एक रोचक तथ्य दोस्तों मैं आपको बताती हूं नई कविता के बारे में, नई कविता पत्रिका के बारे में। नई कविता पत्रिका जब इलाहाबाद में सबसे पहली बात इलाहाबाद से प्रकाशित होनी शुरू हुई और वहां पर युवा कवियों का एक मंच था जो नई नई कविताएं लिखा करते थे और उन्होंने कविता प्रकाशन नाम से एक प्रकाशन गृह भी शुरू किया था। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती, जिनको हम धर्मयुग के संपादक के रूप में और अंधा युग के रचनाकार के रूप में जानते हैं, कनुप्रिया के रचनाकार के रूप में जानते हैं, उनके घर पर एक बैठक आयोजित की गई, एक मीटिंग आयोजित की गई जिसमें राजकमल प्रकाशन के जो उस समय के ओम प्रकाश जी, जो उस समय के उनके प्रमुख प्रबंधक थे, वे थे, विजयदेव नारायण शाही थे, ब्रजेश्वर वर्मा थे और भी कई लोग थे। उनके निर्देशन में उन सभी ने मिलकर के ये किया और उन्होंने सोचा कि ये जो नए कवि हैं, इनका जो कविता प्रकाशन नाम से जो प्रकाशन संस्थान है, उसके नेतृत्व में नई कविता नाम से एक पत्रिका प्रकाशित होनी शुरू हो। तो आपको यह ध्यान रखना है कि नई कविता जो पत्रिका है उसके सूत्रधार धर्मवीर भारती थे, लेकिन संपादक मंडल में वे नहीं थे। पूरी योजना उन्हीं की थी, पूरी जो कुछ भी किया गया वो सब उन्हीं के द्वारा किया गया, लेकिन वे पृष्ठभूमि में थे और सामने थे कौन? जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सबसे पहले अर्धवार्षिक पत्रिका के रूप में इसकी शुरुआत हुई, 1954 से शुरुआत हुई, इलाहाबाद से शुरुआत हुई। लेकिन रामस्वरूप, क्योंकि इस पत्रिका जैसे ही प्रकाशित हुई इसकी घोर प्रतिक्रिया हुई, इसका बहुत विरोध किया गया, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 2 अंक प्रकाशित होने के बाद यहां से अपना संबंध तोड़ लिया और उसके बाद इसके संपादन का जो कार्य है वो संभालने वाले थे विजय देव नारायण शाही। यानी जगदीश गुप्त के साथ और कौन आ गए बाद में? 2 अंकों के बाद विजय देव नारायण शाही आ गए और ये पत्रिका राजकमल से
इसकी जो मार्केटिंग का और जो भी दूसरा प्रचार प्रसार का काम था, जिम्मेदारी थी, वो सब राजकमल ने संभाली। राजकमल के ओम प्रकाश जी उस समय प्रबंधक हुआ करते थे। तो विजयदेव नारायण शाही का नाम भी नई कविता के साथ जुड़ा हुआ है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम भी जुड़ा हुआ है और जगदीश गुप्त का नाम भी जुड़ा हुआ है। और इस पत्रिका के केवल 8 अंक ही प्रकाशित हुए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका रही है अपने जमाने की। तो हम इसके इन सभी बिंदुओं को, क्योंकि न जाने कब परीक्षा में किससे संबंधित कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। नई कविता नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचनाकार ने किया? ए रामविलास शर्मा, बी रांगे राघव, सी प्रयाग नारायण त्रिपाठी और डी अज्ञेय। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अज्ञेय ने सबसे पहले उस समय की जो कविता थी, नई कविता थी, उसके लिए नई कविता शब्द का प्रयोग किया। और यह प्रयोग कब हुआ? 1952 में पटना रेडियो पर 1952 में अज्ञेय की एक वार्ता प्रसारित हुई पटना रेडियो पर, और उसमें उनसे उस समय की कविता के बारे में चर्चा की गई। तब 1952 में उन्होंने उस समय की, उस दौर की जो कविता थी, उसके लिए नई कविता शब्द का प्रयोग किया। और ये उनकी जो वार्ता है वो 1953 में नए पत्ते जो पत्रिका थी, जहां से लक्ष्मीकांत वर्मा शुरुआत मानते हैं नई कविता की, उसमें प्रकाशित हुई। उसका जनवरी फरवरी का अंक था, उसमें ये वार्ता प्रकाशित हुई, प्रसारित हुई पटना रेडियो से 1952 में, प्रकाशित हुई 1953 में नए पत्ते के जनवरी फरवरी के अंक में। तो यहां से शुरुआत मानी गई अज्ञेय ने सबसे पहले, और उसके बाद 1954 में नई कविता पत्रिका के रूप में सामने आती है। तो ये सारे बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई देती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता शोषित वर्ग के जीवन का चित्र है। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह असत्य कथन है। नई कविता के विषय में प्रगतिवाद में शोषित वर्ग के जीवन का चित्रण किया गया, प्रयोगवाद में ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया गया, लेकिन नई कविता का जो फलक है वो किसी वर्ग विशेष तक नहीं, बल्कि संपूर्ण मध्य वर्ग तक व्यापक है, विस्तृत है। वर्ग की न केवल पीड़ा है, बल्कि कुंठाएं हैं, अवसाद, जो आनंद के पल, जो कुछ भी दैनिक जीवन के चित्र हो सकते हैं, वे सब नई कविता में अभिव्यक्त हुए हैं। तो आंसर हुआ डी। नए भावबोध हैं, क्योंकि नए भावबोध थे। नई भावबोध का मतलब क्या है? विषय का, नए नए विषयों के पर आधारित कविताओं का सृजन करना। तो नए भावबोध है, इसीलिए नई कविता नाम इनको दिया गया। जीवन के प्रति आस्था की बात हम पहले भी कर चुके हैं। नई कविता के रचनाकारों में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके थे। मुक्तिबोध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो प्रगतिवाद से भी जुड़े रहे, प्रयोगवाद से भी, और नई कविता में भी तार सप्तक में उनकी कविताएं संकलित हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती या लक्ष्मीकांत वर्मा। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नामवर सिंह की नई कविता पर, क्योंकि नामवर सिंह बहुत जाने माने आलोचक रहे हैं अपने समय के, और उनकी 2 पुस्तकें खास तौर पर बहुत अधिक प्रसिद्ध रही, ख्याति उनको मिली। उनमें है कविता के नए प्रतिमान और एक है दूसरी परंपरा की खोज। तो कविता के नए प्रतिमान की यहां पर बात की जा रही है। ये उनकी जो कृति है ये 1968 में प्रकाशित हुई थी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। तो दोस्तों जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकार है यहां पर। जीवन के प्रति आस्था कई प्रश्नों में हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है नई कविता की। और जीवन के का अच्छा बुरा जो भी पक्ष है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर उसे भोगने की लालसा भी यहां कवियों की कविताओं में अभिव्यक्त हुई है। तो ये तीनों विशेषताएं यहां हैं। क्षणबोध है, क्षणवाद
है लेकिन उसके प्रति नकारात्मकता नहीं है, इसलिए ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह प्रवृत्ति नई कविता की विशेषता नहीं है। नई कविता की विशेषता है क्षणवाद यानी क्षणबोध। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रामदास रघुवीर सहाय, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, संसद से सड़क तक नागार्जुन। दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रामदास जो कृति है वो रघुवीर सहाय की है, बिल्कुल सही। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत ही महत्वपूर्ण नई दीर्घ कविता है, लंबी कविता है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। संसद से सड़क तक धूमिल की यानी सुदामा पांडे धूमिल की कृति है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये नागार्जुन की रचना नहीं है और इस रचना का प्रकाशन हुआ था 1972 में। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया और सूर्य का स्वागत। तो दोस्तों ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है, 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की है, कनुप्रिया तो बहुत ही प्रसिद्ध है तो ये भी धर्मवीर भारती की है। ये तीनों कृतियां धर्मवीर भारती की हैं, लेकिन सूर्य का स्वागत धर्मवीर भारती की कृति नहीं है, बल्कि प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार की कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, दूसरा और तीसरा सप्तक क्रमशः प्रकाशित हुए वर्ष 1951, 1959, 1955, 1963, 1950, 1960, 1949 या और 1959। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, जहां से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है, और 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1943, 1930, 1950 या 1933। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहला कविता संग्रह अज्ञेय का जो भग्नदूत के नाम से सामने आया, ये 1933 में प्रकाशित हुआ। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, अज्ञेय ने किन 2 पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? दोस्तों आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि अज्ञेय न केवल एक कवि हैं, एक निबंधकार हैं, एक उपन्यासकार हैं, एक कहानीकार हैं, एक यात्रा वृत्तकार हैं, इसके साथ साथ वे एक जाने माने पत्रकार भी हैं। और अब यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी वो 2 पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन उन्होंने किया और वे अपने कार्य में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। तो पहला विकल्प है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, दूसरा है प्रतीक दिनमान, तीसरा है धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान और चौथा है सारिका और हंस। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रतीक और दिनमान 2 ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन अज्ञेय ने किया और वे अपने इस कार्य में काफी न केवल सफल हुए बल्कि उन्होंने एक पत्रकार के रूप में ख्याति भी प्राप्त की। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1979, सन 1981, सन 1978 या सन 1977। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सन 1979 में चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ। कुल मिलाकर के 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। पहले सप्तक का नाम है तार सप्तक, दूसरा है दूसरा सप्तक, तीसरा है तीसरा सप्तक और चौथा है चौथा सप्तक। केवल पहले सप्तक का नाम तार सप्तक है, बाकी सब स्पष्ट है आपके लिए, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि चौथा सप्तक में नहीं है? श्री राम वर्मा, सुमन राजे, स्वदेश भारती और श्री नरेश मेहता। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नरेश मेहता इस चौथा सप्तक के कवियों में नहीं आते, बल्कि ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। शेष तीनों चौथे सप्तक के कवि हैं और इसके अलावा
अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, नंदकिशोर आचार्य, और राजेंद्र किशोर। अन्य जो 4 कवि हैं, क्योंकि प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संकलित हैं दोस्तों, तो 3 कवि तो ये हो गए, श्रीराम वर्मा, सुमन राजे और स्वदेश भारती। इसके अलावा चौथा सप्तक में जो अन्य 4 कवि हैं वे हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, नंदकिशोर आचार्य और राजेंद्र किशोर। यानी ये 7 कवि हैं। नरेश मेहता उसमें नहीं है, नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि हैं। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत आदि रचनाओं के रचनाकार हैं ए धर्मवीर भारती, बी नरेश मेहता, सी जगदीश गुप्त या डी नरेंद्र शर्मा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्री नरेश मेहता की ये सारी कृतियां हैं और अभी मैंने आपको बताया कि नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह धर्मवीर भारती का नहीं है? ए ठंडा लोहा, बी महावृक्ष के नीचे, सी 7 गीत वर्ष, डी तनुप्रिया। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महावृक्ष के नीचे जो रचना है वो धर्मवीर भारती की नहीं है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और तनुप्रिया ये तीनों कृतियां धर्मवीर भारती की हैं और महावृक्ष के नीचे जो कृति है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1977। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं विनय, जगदीश गुप्त, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आत्मजयी एक प्रबंध कृति है। आत्मजयी पर अक्सर दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आत्मजयी एक प्रबंध कृति है, इसके बारे में पहली बात ये जाननी चाहिए। दूसरी बात, ये कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद पर आधारित है और आत्मजयी का अर्थ है स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी इसका एक सीधा सीधा अर्थ हुआ आत्मनियंत्रण, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला। दूसरी बात, अपने भीतर छिपे हुए सत्य से साक्षात्कार करने वाला। तो वो आत्मजयी किसका प्रतीक है? ये शब्द ये नचिकेता का प्रतीक है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से जाता है। इसकी पूरी कथा फिर किसी सत्र में चर्चा करेंगे। तो आत्मजयी के विषय में 2 बातें आपको जानने की हैं। कुंवर नारायण की कृति है, प्रबंधात्मक कृति है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, ये कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद पर आधारित है, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आपको भूलना नहीं है। तो आंसर है सी। और इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों इस कृति का 1965 है। ये बात भी थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रख लें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस काव्य संग्रह के रचयिता कुंवर नारायण नहीं है? ए गर्म हवाएं, बी परिवेश हम तुम, सी चक्रव्यूह, डी अपने सामने। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गर्म हवाएं जो कविता संग्रह है वो कुंवर नारायण का नहीं बल्कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुंवर नारायण दोनों तीसरा सप्तक के कवि हैं। और गर्म हवाएं का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1966। अब बात आती है कि शेष तीनों जो कृतियां हैं, परिवेश हम तुम, चक्रव्यूह और अपने सामने, ये तीनों की तीनों कृतियां कुंवर नारायण की हैं दोस्तों। परिवेश हम तुम का प्रकाशन वर्ष है 1961, चक्रव्यूह का है 1956 और अपने सामने का है 1979। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, क्योंकि ये रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, कुंवर नारायण की नहीं है। आगे चलते हैं।
काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग आदि प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। यानी कवि का नाम बताना है, किसकी है ये इतनी सारी कृतियां। ए जगदीश चतुर्वेदी, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी विपिन अग्रवाल, डी कुमार विकल। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं ये सारी कृतियां। कुआनो नदी पर एक प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो आपको उसी से अंदाज लगा लेना चाहिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया, तीसरा सप्तक के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह रघुवीर सहाय द्वारा रचित नहीं है? ए लोग भूल गए हैं, बी आत्महत्या के विरुद्ध, सी कुछ पते कुछ चिट्ठियां, पते है दोस्तों ये, और डी जो बंध नहीं सका। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो बंध नहीं सका ये गिरजा कुमार माथुर की कृति है। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। यानी लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध और कुछ कते कुछ चिट्ठियां, ये तीनों रचनाएं रघुवीर सहाय की हैं। ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि नई कविता, यानी अब से पहले की जो कविता थी उससे क्या नयापन लेकर आई, ये बात, ये बिंदु, ये अवधारणा आपको इस सत्र के बाद अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।